तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय न्याय संहिता की इम्पोर्टेंट क्लास। दोस्तों, इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और यह भारतीय न्याय संहिता का 5th पार्ट है, 5वां पार्ट है ये भारतीय न्याय संहिता का। 4 पार्ट हमने बना दिए हैं, उसको आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। उसमें भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 5वां पार्ट है, इस पे हमने लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद विरुद्ध जमाव को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एन अनलॉफुल असेंबली। तो आखिर दोस्तों, विद विरुद्ध जमाव क्या होता है? ठीक है, अनलॉफुल असेंबली, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में विद विरुद्ध जमाव लोक शांति के विरुद्ध अपराध है। दोस्तों, जो हमारी अनलॉफुल असेंबली है, ये लोक शांति मतलब जो पब्लिक है उसकी शांति के विरुद्ध अपराध है। जो वातावरण है शांति बना रहे, इसको बनाए रखने के लिए अगर आप विद विरुद्ध जमाव करते हैं तो एक अपराध है। यहाँ व्यक्तियों के ऐसे विद विरुद्ध जमाव को अपराध माना गया है जो लोक शांति को भंग करने के लिए एकत्र हुए हों। दोस्तों, एकत्र होना अपराध नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि यहाँ पर जो पब्लिक है इसकी हम शांति को भंग कर दें, इसको ऐसे समझते हैं। मतलब समझो चौराहा है, उस पर कई लोग आए और शांति से खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो आकर बीच चौराहे में खड़े हो गए, ठीक है, अपनी साइकिलें लगा दी, तो यहाँ पर शांति भंग हुई कि नहीं? जाम लग जाएगा वहाँ पर, तो लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे। कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी से काम से जा रहा है, तो उसको दिक्कत पैदा होगी। ये सब दिक्कत ना पैदा हो, इस वजह से ये अनलॉफुल असेंबली को अपराध माना गया है। ठीक है, तो मतलब आपका इंटेंशन होना चाहिए। किनारे साइड खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब बीच चौराहे में खड़े हो जाइए तो लोग परेशानी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो इस वजह से ये अपराध माना गया है। विद विरुद्ध जमाव की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव को, जमाव मतलब होता है एकत्रित होना, जमा होना, कुछ जिसका उद्देश्य इस धारा में वर्णित किसी उद्देश्य के लिए हुआ हो, विद विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। कि 5-6 लोग मिलकर आ गए, अब उनका उद्देश्य पब्लिक शांति को भंग करना है, तो उन्होंने अपराध किया। ठीक है, अगर उनका उद्देश्य है कि पब्लिक शांति को भंग करना है तो वो अपराध माना जाएगा। दोस्तों, इस धारा से जुड़ा स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विद विरुद्ध नहीं है, बाद में विद विरुद्ध हो जाएगा। विद विरुद्ध जमाव स्वयं एक अपराध है, चाहे जमा हुए व्यक्तियों ने कोई कृत्य किया हो या नहीं। मतलब विद विरुद्ध जमाव एक अपराध माना ही जाता है। ये सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये सबको बताया गया कि चौराहे पर बीच में मत खड़े होइए या इस जगह नहीं खड़े होना है किसी को, जिससे कि लोगों को परेशानी होगी। अब कई लोग वहाँ जाकर खड़े हो जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, फिर भी लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने जो कृत्य किया वो अपराध माना जाएगा। तो अनलॉफुल तरीके से एकत्रित होना एक अपराध माना गया है, जिसे विद विरुद्ध जमाव कहते हैं। ठीक है, विद विरुद्ध जमाव के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दुष्प्रेरण का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अबेटमेंट्स? दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं, दुष्प्रेरण क्या होता है। दुष्प्रेरण का अर्थ है उकसाना या प्रोत्साहित करना। दुष्प्रेरण क्या होता है? मतलब किसी को उकसा रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि भाई उसकी खोपड़ी फोड़ दो या उसके चाटा मार दो जाकर। मतलब ए बी को उकसा रहा है कि जाके सी के चाटा मार दो। तो यहाँ पर ए जो अपराध कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है, तो अगर जो बी ने अपराध किया है सी की चाटा मारकर, वो भी भागीदार होगा ए साथ में। ठीक है, क्योंकि उसने भी उकसाया है कि ए ने कहा बी से, जाओ सी के चाटा मार दो, सी की खोपड़ी फोड़ दो, तो ए भी उत्तरदायी होगा उस अपराध के लिए। तो ए ने क्या किया है? दुष्प्रेरण किया है यहाँ पर। आइए इसको अच्छे समझते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं ना करके, कोई व्यक्ति है वो खुद नहीं कार्य कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि तीसरे को ऐसा नुकसान पहुंचा दो, उकसा रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है, तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो जो उसको उकसा रहा है उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोलेंगे। उकसाने वालों को उत्प्रेरक बोला जाता है। ठीक है, तथा उसके कार्य को उत्प्रेरण कहते हैं, और उसने जो कार्य किया है वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरण। दोस्तों, उत्प्रेरण अपने आप में अपराध नहीं है, परंतु यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करता है, उकसाता है या प्रोत्साहित करता है, तो उसका उत्प्रेरण दुष्प्रेरण हो जाता है, तथा ऐसा करना एक अपराध माना गया है। दोस्तों, जो आदमी उकसा रहा है वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। उसका जो कार्य है उकसाना, वो उत्प्रेरण कहलाता है।
अब अगर उसने उकसाया, उसको उत्प्रेरण किया और उसने वो गलत काम कर दिया तो वह दुष्प्रेरणा हो जाता है। ठीक है, और दुष्प्रेरण के लिए दोनों बराबर के भागीदार होंगे और ऐसा करना एक अपराध है। ठीक है, इसको समझिए। ए ने बी को उकसाया, सी को नुकसान पहुंचा दो, तो ए क्या हुआ, ए हमारा उत्प्रेरक हो गया और उसका जो कार्य हुआ वो उत्प्रेरण हो गया। ठीक है, अब बी जाकर बी ने उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो जो उत्प्रेरण था ना वही दुष्प्रेरण हो गया नुकसान पहुंचाने के बाद, और ऐसा करना एक अपराध माना गया है। तो ए और बी दोनों लायबल होंगे उसके लिए। ठीक है, मतलब बी को सोचना चाहिए था, ये हमें उकसा रहा है, अपनी दुश्मनी हमसे निकलवा रहा है, उसके कहने पर आ गए और उन्होंने कर दिया, तो लायबल होंगे दोनों लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए बोलने लगे कि हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो किया ही नहीं, किया तो बी ने है, लेकिन उकसाया तो है ना, दुष्प्रेरण का अपराध तो किया है ना। तो ये हो गया दुष्प्रेरण के बारे में। अब इसके बारे में और समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बारे में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है, इसको और समझते हैं। अभी तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बारे में और समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि दुष्प्रेरक किस सीमा तक एक मुख्य अपराधी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। टू व्हाट एक्सटेंड इज एन अबेटर लाइबल फॉर एन एक्ट कमिटेड बाय अ प्रिंसिपल एक्यूज्ड, कि जो दुष्प्रेरक है वो कब तक लाइबल होगा मुख्य अपराधी के लिए। भारतीय न्याय संहिता में दुष्प्रेरण के अध्यायों में धारा 49 से 60 तक दुष्प्रेरक के दायित्व का वर्णन किया गया है। धारा 49 के अनुसार यदि कोई कार्य दुष्प्रेरक के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए भारतीय न्याय संहिता में अलग से कोई उपबंध नहीं किया गया है, तो दुष्प्रेरक को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। मतलब समझ लो, दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया, उकसाया, ठीक है, और उसने वो काम भी कर दिया, और अगर उसके लिए सज़ा नहीं दे रखी है दुष्प्रेरक के लिए संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में, तो उतना ही लायबल होगा जितना सामने वाले को उकसाने पर उसने वो जो अपराध किया है उतना ही लायबल वो भी होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो दोस्तों, खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है, मतलब खा को बोलता है कि झूठे गवाह दे दो, झूठा एविडेंस दे दो, झूठी गवाही दे दो, तो खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। मतलब खा ने, जैसा कि है ना कि न्यायालय में आप झूठी गवाही नहीं दे सकते, वो एक अपराध है, उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। खा ने क्या किया, उसने जो बोला खा ने, उसके बहकावे में आकर अपराध कर दिया, झूठे साक्ष्य दे दिए। तो दोस्तों का उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे खा है। मतलब खा को झूठे साक्ष्य देने के लिए दंड दिया गया तो उतना ही दंड का को दिया जाएगा, क्योंकि का ने उकसाया था। ठीक है, क्योंकि उसके कहने पर उसने किया था, उसको उकसाया था, इस वजह से वो भी लायबल होगा। ठीक, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर ए बी को उकसाए, फिर बी सी को उकसाए और सी डी को हानि पहुंचा दे, तो क्या फिर ए लायबल होगा। तो दोस्तों समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। कब दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है? When the abatement of an abatement is a offense, कब दुष्प्रेरण का ही दुष्प्रेरण अपराध है, इसको समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता धारा 46 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार किसी अपराध का दुष्प्रेरण अपराध है, कि मतलब जो अपराध किया गया है, किसी ने उसको उकसाया है तो वो भी अपराध है, इसलिए ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। तो वो जो दुष्प्रेरण का अपराध माना गया है उसका भी जो दुष्प्रेरण हुआ है वो भी अपराध है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से। जैसे का खा को उकसाता है, का ने खा को उकसा दिया कि वह गा को उकसाकर घा की हत्या करा दे। का ने खा को उकसाया कि वह गा को उकसाकर घा की हत्या करा दे। का के उकसाने पर खा गा को घा की हत्या के लिए उकसाता है, फिर खा चला गया गा के पास और गा को उकसाया कि घा की हत्या कर दो, तो वहाँ पर गा घा की हत्या कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर का और खा दोनों दुष्प्रेरक होने के कारण दंड के भागी होंगे। दोस्तों इस स्पष्टीकरण के अनुसार एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप द्वारा स्वयं को दुष्प्रेरक की कोर्ट में लाकर खड़ा कर सकता है, भले ही उसमें तथा अपराध कार्य के लिए वह नियोजित अपराधी में किसी प्रकार का सीधा संपर्क ना हो। दोस्तों समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से इसको समझा देते हैं कि का खा के पास जाता है और उसको उकसाता है, प्रवोक करता है कि वह गा को उकसाकर घा की हत्या करा दे। का खा को कहता है कि तुम जाओ गा को उकसाकर घा की हत्या करा दे, ऐसा उकसाता है।
तो वहाँ पर का के उकसाने पर का ने जब उकसा दिया तो खा गया गा के पास, और गा को उकसाता है कि घा की हत्या कर दे, तो गा जाकर घा की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर सीधा संपर्क बन रहा है, ठीक है, चैन की तरीके। तो यहाँ पर जो का और खा दोनों दुष्प्रेरक के कारण दंड के भागी होंगे, ठीक है, क्योंकि का और खा ने भी दुष्प्रेरण किया है, ठीक है, अपराध किया है। क्योंकि घा की हत्या के लिए आइडिया किसके दिमाग में आया था? का के दिमाग में। का ने ही यहाँ से प्रोसेस चालू किया ना, फिर खा को बताया। अब यहाँ पर खा को समझ जाना चाहिए था, खा नहीं संभले, खा भी जाकर गा को उकसा दिए। इस वजह से का खा गा तीनों लोग दोषी हुए। इस पर एक केस है, हरियाणा राज्य बनाम वजीर चंद, AIR 1989, सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि ससुराल में बहू द्वारा आत्महत्या के मामले में यह उपधारणा की जा सकेगी कि उसे ससुराल वालों ने आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला है कि अगर बहू की हत्या होती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि ससुराल वालों ने आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया होगा बहू को, ठीक। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि कब दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है। आगे चलते हैं दोस्तों लोक अबदूषण क्या है? पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस मतलब होता है जब पब्लिक को परेशान करना, है ना। कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि पब्लिक परेशान हो रही है, कि समझो कि कोई व्यक्ति अपने घर में खूब डीजे बजा रहा है, खूब तेज लाउडली बजा रहा है, बगल वाले परेशान हो रहे हैं कि चलो एक दिन बजा लिया चल गया, रोज़ डेली सुबह से लेकर शाम तक डीजे बजाए पड़े, तो परेशान हो रही, तो ये पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 लोक अबदूषण था लोक उपताप पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार लोक अबदूषण कोई ऐसा कार्य या अवैध लोप है जिससे जनसाधारण को जो आसपास रहते हों या आसपास की संपत्ति पर कब्जा रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट, ये खतरा बोलते हैं, या क्षोभ, खींच उत्पन्न होती है, या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर पड़े क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो। सिंपल सी बात है कि कोई ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है। अब रोड पर गड्ढा खोद दिए जिससे कि लोगों को परेशानी होती है। हानि भी कई प्रकार की होती है, फाइनेंशियल हानि होती है, शारीरिक हानि होती है, मानसिक हानि भी होती है, तो यह भी नहीं पढ़नी चाहिए, पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है। लोक अबदूषण, जिसे लोक उपताप भी बोलते हैं, पब्लिक न्यूसेंस, तो ये भी अपराध माना गया है, पब्लिक न्यूसेंस आप नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाई ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों ऐसे कृत्यों मतलब कार्यों को दंडनीय माना गया है, पनिशेबल एक्ट माने गए हैं कौन कौन से? जो लोक शांति को भंग करते हैं या जिनसे समाज की शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है, वो ऐसे कार्य दंडनीय अपराध माने गए हैं। दोस्तों व्यक्तियों के ऐसे विध विरुद्ध जमाव को अपराध माना गया है, क्योंकि वो भी लोक शांति को भंग करने के लिए एकत्र हुए हैं, वो भी अपराध माना गया है। इसका हमने पहले जिक्र किया था। दोस्तों इस प्रकार के अवैध जमाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दंडित किए जाने की व्यवस्था है, भले ही वास्तविक रूप से अपराध कृत्य उनमें से किसी एक या कुछ व्यक्तियों ने किया हो। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों में विध विरुद्ध जमाव, बलवा, दंगा एवं विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना प्रमुख है। कि जो पब्लिक न्यूसेंस है, जो लोक शांति के विरुद्ध कार्य हैं, उनमें विध विरुद्ध जमाव हो गया, दंगा कर रहे हैं लोग, वो भी विध विरुद्ध जमाव हो गया, क्योंकि उससे अशांति फैलती है, ठीक है। अब मस्त बढ़िया बाजार चल रहा है और उसमें लोग दंगा करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे, इससे बाकी लोग को परेशानी होगी ना। ये सब लोग शांति को भंग करते हैं, ठीक है, और ये अपराध माने गए, ऐसे कार्य अपराध माने गए। तो ऐसे कोई भी कार्य नहीं होने चाहिए जिससे कि लोक शांति भंग हो। अगर होगा तो वो अपराध माना जाएगा और दंड दिया जाएगा। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या प्रावधान है? कि अगर कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता में खतरा उत्पन्न करता है, उसके लिए क्या प्रावधान है, इसको समझते हैं।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के अनुसार जो कोई प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है, विध्वंसक क्रियाकलापों को जलाने का प्रयास करता है या जलाता है, या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, तो वह जीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा दंडनीय होगा और जुर्माना के लिए भी दायी होगा। दोस्तों समझो, अगर कोई देश के विरुद्ध ऐसे कुछ बोलता है, ऐसा देश के विरुद्ध या कुछ लिखता है या कुछ ऐसे संकेत बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना करता है, देश के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करता है या देश के विरुद्ध विध्वंसक कोई क्रियाकलाप करता है या भारत की संप्रभुता या सॉवरेंटी या यूनिटी में खतरा उत्पन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंड दिया जाएगा या उसका दंड 7 वर्ष तक हो सकेगा और उसको साथ साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इसके बारे में प्रावधान दिया गया है, अगर संप्रभुता एकता और अखंडता कोई खतरे में डालता है इन सब चीज़ें कर वो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आपराधिक षड्यंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अ शॉर्ट नोट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्या होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आइए समझते हैं। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 सब क्लॉज फर्स्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, सबसे पहली बात क्या है, कोई अवैध कार्य करे या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है या कोई ऐसा कार्य करे जो अवैध तो नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत देते हैं, कि अगर कोई वैध भी कार्य कर रहे हैं तो भी उसको अवैध साधनों द्वारा कर रहे हैं या करवाने में सहमत होते हैं, तब ऐसे सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। कि कई लोग मिलकर, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र बना रहे हैं, ठीक है, कि वैध कार्य करेंगे लेकिन अवैध तरीके से करेंगे, ठीक, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता, उद्देश्य तत्वहीन है। दोस्तों जैसे कि षड्यंत्र बनी, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र बना, अब जब तक वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं माना जाएगा जब तक किसी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य ने कोई कार्य कर न दिया हो, ठीक है, कोई सहमति बनी, अब वो आपराधिक षड्यंत्र कब माना जाएगा, जब किसी ने उस सहमति के द्वारा कोई ऐसा कार्य कर दिया हो, ठीक, तब वो आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो दोस्तों कई लोग अगर मिलकर कोई अवैध कार्य करते हैं या वैध कार्य करने के लिए अवैध साधन के द्वारा सहमत होते हैं तो वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाता है, आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। ठीक है, अब ये भी बात है कि सहमति तो हो गई लेकिन उसके आगे कार्य भी होना चाहिए, तब वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। ठीक है, कि कई लोग मिलकर 8-10 लोग मिलकर एक किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमति बनाई, ठीक है, जब तक वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं कहलाएगा जब तक किसी ने कोई कार्य कर ना दिया हो। अब 10 लोग हैं, एक दो ने मिलकर आगे कार्य कर दिया, अवैध कार्य कर दिया, तो इससे समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र बनाया होगा, तो यह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, बलवा एवं दंगा को परिभाषित कीजिए। बलवा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 सब क्लॉज फर्स्ट बलवा को परिभाषित किया गया है। धारा 191 के अनुसार जब कभी विद विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होता है। या समझो एक ग्रुप आया, ठीक है, चौराहे पर एक ग्रुप आया, अब जो ग्रुप का इंटेंशन है समान उद्देश्य से आए सभी, ठीक, सभी आए, तो उसके आने के बाद 1-2 लोगों ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया, बल या हिंसा का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो बाकी लोग देखो एकत्रित होकर आए सभी लोग, लेकिन कार्य 1-2 ने किया तब तक पुलिस आ गई, दोषी सभी होंगे क्योंकि उस बलवा के हिस्सेदार थे, क्योंकि उस ग्रुप का इंटेंशन तो समान ही था उद्देश्य, तो यह बलवा होता है।
दंगा क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के सब क्लॉज फर्स्ट में दंगा को परिभाषित किया गया है। धारा 194 के सब क्लॉज फर्स्ट के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, जब दो या अधिक लोग व्यक्ति लोक स्थान में पब्लिक प्लेस में लड़ाई करने लगे और वहाँ पर जो शांति थी वो भंग हो गई, ठीक, अच्छे से सब लोग जा रहे थे, दो या दो से अधिक लोग आए और वहाँ पर लड़ने झगड़ने लगे, तो शांति तो भाई विघ्न आ गया, तब यह कहा जाता है कि वह दंगा करते हैं। दोस्तों, दंगा शब्द फ्रेंच भाषा के एफ्रेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ आतंकित करना यानी जनता को आतंकित करना। ये जो दंगा है ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द, ठीक है। दोस्तों, दंगा के अपराध के लिए निम्न आवश्यक तत्व हैं। पहला क्या है? दो या अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में हो, उनकी लड़ाई से लोक शांति को व्यवधान पहुंचे, मतलब कि जो दंगा होता है दो या अधिक लोग उसके बीच में लड़ाई हो रही हो, ठीक, और वो लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में हो, लड़ाई हो रही है वो पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए, मतलब उस लड़ाई से लोक शांति में व्यवधान पहुंचना चाहिए, लोगों को दिक्कत होनी चाहिए, तभी वो दंगा कहलाएगा। तो दोस्तों, बलवा और दंगा के बारे में आप समझ ही होंगे। आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपराधिक बल एवं हमला में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट? आइए इसके बारे में समझते हैं। आपराधिक बल प्रयोग में अपराधी किसी अन्य व्यक्ति पर बल प्रयोग करता है। जो आपराधिक बल होता है वो अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग करता है। हमले में अपराधी अपने हाव भाव, तैयारी या धमकी से अन्य व्यक्ति के मन में आपराधिक बल प्रयोग की युक्त आशंका उत्पन्न करता है। मतलब किसी ए ने बी के ऊपर एक घूंसा मार दिया उसके, तो आपराधिक बल का प्रयोग उसने कर दिया। लेकिन जो हमला होता है उस पर ए ने बी को डराया, मुक्का बिल्कुल उसके पास तक ले गया, अभी एक मुक्का मारेंगे, तो जो बी था उसके अंदर एक डर आ गया कि अब मारने के लिए कह रहा है, भाई ये हमारे मुक्का मार दे, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है, ये हमला होता है। आपराधिक बल प्रयोग हमले की अपेक्षा अधिक उत्तेजक एवं गंभीर होता है। जो आपराधिक बल होता है वो हमले से अधिक उत्तेजक होता है, क्योंकि आपराधिक बल का तो प्रयोग कर ही दिया, तो अंदर जड़ दिया उसके, लेकिन हमला उससे कम होता है, मारा नहीं उसको, केवल धमकी दे दी, वो भी हमला होता है। हमला आपराधिक बल प्रयोग की पूर्व अवस्था है। जो हमला होता है वो आपराधिक बल की पूर्व अवस्था है। आपराधिक बल प्रयोग में हमला सम्मिलित होता है। आपराधिक बल का जो प्रयोग किया गया है उसमें हमला सम्मिलित है, लेकिन हमले में आपराधिक बल प्रयोग सम्मिलित नहीं होता। मतलब समझो, ये जो आपराधिक बल किया गया उसके पहले उसमें हमला सम्मिलित होता है। ए ने बी को बोला, उसके सामने मुक्का घुमाया कि अभी हम तुम्हारे एक मुक्का मारेंगे, उसके अंदर डर बैठ गया, ठीक है, तो ये हमला हो गया। डर बैठा उसके अंदर कि अभी ये गाँव में मार दे। बी के अंदर एक डर बैठा तो उसने हमला कर दिया वहाँ पर। बी ने बोला कि मार कर दिखाओ, बोल नहीं देते लोग गुस्से में, तब तक ए ने उसको जड़ दिया, तो आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो ये आपराधिक बल में हमला भी सम्मिलित होता है। लेकिन कभी कभी किसी ने बोला ही केवल कि अभी तुम्हारे एक मुक्का मारेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं मारा, तो आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया, ठीक। तो आपराधिक बल में पहले हमला सम्मिलित होता है, लेकिन हमले में जरूरी नहीं कि बोलने के बाद वो मारे ही तो ये हमला होता है। समझ गए कि आपराधिक बल के पहले की स्टेज हमला होती है, और जब वो स्टेज पूरी हो जाती है, किसी ने पीट दिया, तो आपराधिक बल उसमें आ जाता है, क्रिमिनल फोर्स हो जाता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, ये हमारा 5th पार्ट था वीडियो का, और भी इसके पार्ट लाएंगे जब तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाते। BNS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता के आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।